तो बेसिकली बेटा जो टॉरिसरीज थ्योरम है ये बर्नौलीज इक्वेशन की एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के अंदर बेटा टॉरिसरी ने क्या कहा, टॉरिसरी ने कहा बेटा कि द स्पीड ऑफ ए फ्लक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू हाइट h। इफ्लक्स के क्या मीनिंग्स हैं उर्दू में बेटा, अगर हम इफ्लक्स के मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है बहाव, बहना। किसी फ्लूइड के बहाव को हम इफ्लक्स कहते हैं, या बेटा हम सिंपली ये कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग इज इफ्लक्स। अब आ जाए स्टेटमेंट में टॉरिसरी ने क्या कहा। टॉरिसरी ने कहा बेटा कि सपोज करें आपके पास ये मैंने एक फिगर बनाई है, और इस फिगर में आप देख सकते हैं कि आपके पास एक पानी से भरा हुआ एक टैंक है, और इस टैंक के बॉटम में आप देख सकते हैं बेटा एक पॉइंट है जिस पॉइंट से ये पानी जो है ये बाहर की तरफ फ्लो करता है। टॉरिसरी ने कहा कि अगर आप यहाँ से बाहर बहने वाले पानी की स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, यहाँ से बाहर फ्लो करने वाले पानी की अगर आप स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो स्पीड किसकी इक्वल होगी। उसने कहा ये जो आपके पास हाइट h है, इस हाइट h से पानी को आप नीचे गिराएं, इस हाइट h में से नीचे गिरते हुए पानी जितनी वेलोसिटी गेन करेगा, यहाँ से बाहर निकलने वाले पानी की वेलोसिटी भी उतनी ही। यानी ये एक तरह से बेटा उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, जिसमें या आगे मैथमेटिकली इसको प्रूव भी करेंगे। उसमें उसने क्या ऑब्जर्व किया कि अगर हम हाइट h से क्या करें, पानी को नीचे गिराएं, तो हाइट h में से नीचे गिरता हुआ पानी जो वेलोसिटी गेन करेगा, आपने पढ़ा है ना जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, तो इसका मतलब है ये पानी ज्यों-ज्यों नीचे गिरेगा और इस पॉइंट तक पहुंचेगा, तो इस पॉइंट पे उस गिरते हुए पानी की जो वेलोसिटी होगी वो यहाँ से बाहर फ्लो करने वाले पानी के इक्वल होगी। तो अब बेटा फिर ये दोनों वेलोसिटीज को हमने अभी इक्वल प्रूव करना है। कौन सी दो वेलोसिटी है, यहाँ से पानी जो नीचे की तरफ हम गिराएंगे और ये पानी जो यहाँ से बाहर की तरफ फ्लो होगा। हाँ, उसका फंक्शन भी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले ये दो चीजें हम प्रूव कर लें, लास्ट पे बेटा ये जो हमने एक वर्टिकल पाइप लगाया है, इस वर्टिकल पाइप का फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगा। अब आ जाए प्रूफ की तरफ बेटा। प्रूफ में सबसे पहले यहां से अगर हम पानी को नीचे गिराएं तो वो हाइट h में से गुजरते हुए कितनी वेलोसिटी जो है वो गेन करेगा। अब ये जो कैलकुलेशन मैं अभी करूंगा ये आपके जो बुक के अंदर जो कैलकुलेशन है उसका हिस्सा नहीं है, इसलिए मैं अलग रफ प्रोसेस में इस कैलकुलेशन को कर लेता हूं, फिर मैं यहां से बाहर निकलने वाली वेलोसिटी की बाहर निकलने वाले पानी की वेलोसिटी को बर्नौली इक्वेशन से कैलकुलेट करूंगा। पहले आ जाए बेटा इधर, ये आपका यूं समझिए रफ प्रोसेस है। इसमें हम क्या करेंगे, इस हाइट h से नीचे गिरते हुए पानी की वेलोसिटी निकाल लेंगे। अब आपने बेटा पढ़ा जब भी हम हाइट से किसी चीज को नीचे गिराते हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, रेस्ट में था नीचे गिराया इनिशियल वेलोसिटी 0। अच्छा, जब यही पानी पॉइंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, हाइट h कवर करके जब इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे इसकी फाइनल वेलोसिटी किसकी इक्वल है, v2 के, ठीक है। अच्छा, एक्सेलरेशन बेटा किसकी इक्वल होगी, g के इक्वल। डिस्टेंस पानी कितना कवर करेगा, h के इक्वल। तो अब अगर आपने ये vf यानी v2 निकालना है तो थर्ड इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है बेटा 2as इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो 2gh आ जाएगा बेटा, सॉरी vf किसके इक्वल है, v2 का स्क्वायर, vi 0 है। इट मींस v2 स्क्वायर इक्वल्स 2gh एंड v2 हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 2gh अंडर। इसका मतलब है हाइट h में से गुजरता हुआ पानी कितनी वेलोसिटी गेन करेगा, 2gh के इक्वल। अब हमने प्रूव ये करना है कि जो पानी यहां से बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी 2gh के इक्वल है, ठीक है जी। पहले तो हमने स्टेटमेंट में क्या लिखा था कि गिरते हुए पानी की वेलोसिटी और बाहर फ्लो करते हुए पानी की जो वेलोसिटी है ये बराबर होंगी। गिरते हुए पानी की वेलोसिटी हमने 2gh निकाल ली है। अब हमने क्या करना है, बाहर फ्लो करते हुए पानी की वेलोसिटी को भी 2gh प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए बेटा
हम बर्नौलीज इक्वेशन ले लेते हैं। तो बर्नौलीज इक्वेशन में आपने क्या पढ़ा था? फ्रॉम बर्नौलीज इक्वेशन P1 plus 1/2 rho V1 square plus rho GH1 is equal to कांस्टेंट या P2, यानी हम दो पॉइंट्स के लिए ले रहे हैं तो P1 P2 ले लेंगे, ठीक है। तो P2 आ जाएगा 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब बेटा दो चीजें यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, अगर बेटा मैं V1 और V2 दोनों को कंपेयर करें, इनको कंपेयर करें, तो V2 और V1 को कोई कंपैरिजन ही नहीं है। V2 will be much larger than V1। कैसे? ये आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ा है कि जहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो वहां पे फ्लूइड की स्पीड ज्यादा होती है। तो टॉप पे क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, फ्लूइड की स्पीड इंतहाई कम। बॉटम पे आपका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से बेटा पानी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब फ्लूइड की स्पीड यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी। बल्कि ये जो टॉप से पानी जो जहां से पानी बाहर फ्लो करेगा तो टैंक के अंदर पानी का लेवल कम होता जाएगा, यानी जो आपका पानी है वो टैंक के अंदर आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आएगा और ये नीचे आने की वेलोसिटी इतनी कम होगी कि ऑलमोस्ट अननोटिसेबल होगी, आप नोटिस ही नहीं करोगे, ये इतना स्लो नीचे की तरफ आता है। और स्लो आने का रीजन इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है, फ्लूइड स्पीड कम होगी, इधर फ्लूइड स्पीड ज्यादा है। तो इसका मतलब है V2 will be much larger than V1, सो हम V1 को नेग्लेक्ट करेंगे, पहली चीज। दूसरी, ये P1 और P2 इन दो पॉइंट्स का प्रेशर और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, लिहाजा दोनों की जगह पे हम P सब्स्टिट्यूट करेंगे। Here P1 and P2 both are equal to P, और P क्या चीज है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Further, V1 is much smaller than V2, so it can be neglected. So now make these two substitutions in above equation. P1 की जगह P, V1 नेग्लेक्ट करने का मतलब है ये अप्रॉक्सीमेटली 0 है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0। बाकी क्या बचा? रो GH1 equals P plus half रो V2 square plus रो GH2। ये बेटा P और P कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी क्या बच गया आपके पास? रो GH1, ये रो GH2 को भी बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे ले लें, तो राइट हैंड साइड पे 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ये लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या पैरामीटर्स कॉमन है? एक रो कॉमन है और दूसरा G। बाकी बच जाएगा बेटा H1 minus H2 and it equals 1/2 रो V2 स्क्वायर। ये डेंसिटी दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगी, ये 2 डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, तो इसको लेफ्ट पे शिफ्ट करें, ये 2G into H1 minus H2 आ गया। और स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें into H1 minus H2 under the root, and from figure you can see that this H1 minus H2 is equal to H 2GH। H1 minus H2 is equal to H, or hence you have proved Torricelli theorem. You have proved that the falling fluid or falling water has the speed equal to the water that is flowing out from this point V2। ठीक है जी। अब लास्ट पे आ जाए, वो जो मैंने वर्टिकल पाइप रखा है, देखें हाइट पे जब आपका फ्लूइड या पानी होगा इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। जो ये नीचे की तरफ आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और आपने बेटा पढ़ा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यानी
ये होता कब है? जब आपके पास फ्रिक्शनल फोर्सेस या एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन ना हो। ये आइडियल कंडीशन है, यानी पोटेंशियल एनर्जी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी कब होगा? जब आप फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट करें, फ्रिक्शन ना हो पानी के अंदर, फ्लूइड्स की इंटरनल फ्रिक्शन को हम विस्कोसिटी कहते हैं ना, अगर ये एनर्जी लॉस ना हो तो ये वर्टिकल पाइप के अंदर जो पानी है ये उसी हाइट तक पहुंचेगा जितनी हाइट इस टैंक के अंदर है। लेकिन इन एक्चुअल प्रैक्टिस हमारी जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होता, क्योंकि उस पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा फ्रिक्शन के अगेंस्ट या इंटरनल लॉस जो है विस्कोसिटी के अगेंस्ट जाया हो जाता है। इसलिए ये पानी जो है ये उस हाइट तक नहीं पहुंचेगा। ओके, थैंक यू।